नमस्कार दोस्तों, स्टोरी स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं भारती दीक्षित आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा मैंने पिछली दफा आपको बताया था कि स्टोरी स्टेशन में होंगी कहानियां और होंगे कुछ किस्से कुछ आपके, कहानियां कुछ हमारी। तो उसी श्रृंखला में आज मैं आपको सुना रही हूँ एक कहानी। जब कहानी की बात चलती है तो हम पहुंच जाते हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ है ढेर सारी यादें चाहे कॉलेज के दिनों की हो, कैंटीन में बैठे अपने दोस्तों का साथ हो, गर्मा गर्म कॉफी की चुस्कियां हो, या फिर कोई हंसी मजाक का दौर। या पहुंच जाते हैं किसी ऐसे स्थान पर जहां हो बहती हुई ठंडी हवा, उड़ती हुई रंग बिरंगी तितलियां, या गर्व से सर उठाते खूबसूरत पहाड़, या कभी ऐसी जगह पर जहां बस प्रेम ही प्रेम हो और हो अपनों का साथ। तो आज आपको मैं उसी दुनिया में ले चलती हूँ और हम सुनते हैं कहानी जिसका नाम है कॉफी ताज और हरी आंखों वाला लड़का, जिसे लिखा है सुधांशु गुप्त ने। दोस्तों, यदि वो कहानी आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो सुनते हैं कहानी कॉफी ताज और हरी आंखों वाला लड़का। 3 दिन हो गए उससे बात हुए। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। 1-2 दिन में वह खुद फोन कर लेता है या उसका फोन आ जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। चाहता तो वह फोन कर सकता था, लेकिन परवीन शाकिर उसे फोन करने से रोकती रही। परवीन शाकिर मतलब उसकी कुछ लाइनें। मैं क्यों उसको फोन करूं? उसके भी तो इल्म में होगा। कल शब मौसम की पहली बारिश थी। इसमें पहली लाइन ही उससे काम की लगी। कई बार उसने मोबाइल करने की कोशिश भी की, फिर हाथ पीछे खींच लिए। सोचा क्या बात करेगा। यह भी सोचा कि शायद उसी का फोन आ जाए। जब भी वह मैं क्यों उसको फोन करूं की जिद पालता है, उसका फोन आ जाता है। कोई भी गांठ पड़ने से पहले ही गांठ खुल जाती है। कई बार ऐसा भी हुआ कि उसके दिल ने चाहा कि इसका फोन आ जाए और उसका फोन आ गया। वह फोन को बड़ी शिद्दत से देख रहा है। उसका मन कह रहा है कि उसका फोन बस आने ही वाला होगा। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। उसके पास बताने के लिए कुछ खास नहीं है। शायद इस बार बताने के लिए उसके पास ही कुछ हो। वह मोबाइल को देख रहा है, देखे जा रहा है, मानो मोबाइल को नहीं उसे ही देख रहा हो। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका फोन बज रहा है। साइलेंट पर होने की वजह से उसे आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। स्क्रीन पर उसका नाम फ्लैश हो रहा था, वन की देवी। हेलो, कितनी देर से बेल जा रही है? आप कहीं बिजी हैं क्या? अरे नहीं, वो फोन साइलेंट पर था इसलिए ध्यान नहीं दिया। बताइए क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब? मैं अच्छी हूँ और सब यथावत चल रहा है। नथिंग न्यू। आप बताओ। यहाँ भी सब ठीक ही चल रहा है। एक कहानी लिखने की सोच रहा हूँ। अरे, मैं आपको बताना ही भूल गई। आपकी जो कहानी मैंने उत्तर प्रदेश पत्रिका में भेजी थी ना, वह छप गई है। मैं अभी उसका फोटो आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। थैंक यू वेरी मच अनवी जी। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, एक कॉफी पिलानी पड़ेगी। कॉफी का तो हमारा बही खाता चल ही रहा है, उसमें जोड़ दो मेरी तरफ एक कॉफी ड्यू हो गई। वो तो मैं जोड़ ही दूंगी, लेकिन कॉफी मेरी तरफ ही निकलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हिसाब बराबर नहीं होना चाहिए। सच में हिसाब बराबर नहीं होना चाहिए, आपकी तरफ ड्यू हो या मेरी तरफ, लेकिन खाता चलते रहना चाहिए। हाँ, खाता तो चलना ही चाहिए। और बताइए, कुछ नया लिखा? नहीं, अभी तो पुराना ही एंजॉय कर रही हूँ। आपने कोई कहानी लिखी? मैंने भी नहीं लिखी, लेकिन सोच रहा हूँ। जल्दी ही आपको नई कहानी पढ़ने को मिलेगी।
गुड। कहानी लिखकर सबसे पहले मुझे ही मेल करना। बिल्कुल, आपको ही करूंगा। और कौन है जिसे कहानी मेल की जा सके? यह उसने सोचा, कहा नहीं। मैं तो आजकल पुश्किन की कविताएं पढ़ रही हूँ। मुझे यह पढ़कर आश्चर्य हुआ कि महज 37 साल की उम्र में वह मर गया और पूरी दुनिया में अपनी कविताओं के लिए जाना जाता है। पुश्किन बड़े कवि हैं, उनकी कुछ पंक्तियां सुनाओ। बिल्कुल सुनाइए, इसमें पूछने की भला क्या बात है। विदा। प्रिय प्रेम पत्र, विदा। यह उसका आदेश था, तुम्हें जला दूं मैं तुरंत ही। यह उसका संदेश था। कितना मैंने रोका खुद को, कितनी देर न चाहा, पर उसके अनुरोध ने कोई शेष न छोड़ी राह। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। और भी बहुत सारी कविताएं हैं। चलिए, आप पढ़िए और अच्छी कविताएं शेयर करिए। वो तो करूंगी ही। अभी फिलहाल मैं आपकी कहानी भेज रही हूँ व्हाट्सएप पर। जी, शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है आकाश। आपकी तरफ एक कॉफी लिख दी है मैंने। अब 1-2 रोज में बात होगी। बाय बाय। उधर से फोन कट गया और वह फोन को हाथ में लिए इस तरह बैठा रहा मानो अभी बहुत कुछ कहना शेष हो। अब उसके पास करने को कुछ भी शेष नहीं है। आज उसकी छुट्टी है। अखबार में नौकरी करने वालों के लिए छुट्टी मुश्किल से बीतती है। वह दिल्ली में रहता है, सूचनाओं की नगरी में। एक अखबार में साहित्य का पेज देखता है। अन्वी आगरा में रहती है, यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर। ताजमहल आगरा में ही है। पता नहीं उसने ताजमहल देखा होगा या नहीं। अगर देखा होगा तो दुनिया भर में प्रेम की निशानी के रूप में जाने जाने वाले ताज को देखकर उसके मन में क्या आया होगा। अन्वी से आकाश की जान पहचान भी अजीब तरह से हुई थी। एक दिन उसने फेसबुक पर देखा तो अन्वी उसकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल थी। पता नहीं अन्वी ने उसे रिक्वेस्ट भेजी थी या उसने, लेकिन दोनों इनबॉक्स में कभी कभार हेलो हाय करने लगे थे। अन्वी की पोस्ट से ही आकाश को यह पता लगा कि अन्वी कविताएं लिखती है। वह उसकी कविताएं रुचि लेकर पढ़ने लगा। उसे अन्वी की कविताओं में एक बात खास लगती, वह चीजों को बहुत ठोस ढंग से देखने की आदी नहीं है। प्रेम पर लिखी उसकी कविताएं भी दर्शन लिए होती है। उसकी कविताएं पढ़कर लगता है कि वह सपनों में जीती है। और कविताएं वह खुद नहीं लिखती, बल्कि उसका अवचेतन लिखता है। वह राजनीतिक सोच की कविताएं भी लिखती है। प्रेम अन्वी के यहाँ सशरीर नहीं आता, वह आमतौर पर वायवीय ही रहता है। वह खुद भी बहुत एब्स्ट्रैक्ट कहानियां लिखता है। अच्छी बात यह है कि अन्वी को उसकी कहानियां पसंद आती हैं। अन्वी कविताएं लिखती है और वह कहानियां। फेसबुक पर दोनों शेयर करते हैं। वह अपनी कहीं छपी कहानी शेयर करता है तो अन्वी का पहला कमेंट आता है। अन्वी कुछ शेयर करती है तो वह सबसे पहले कमेंट करने की कोशिश करता है। बस इतनी सी बात है। इस सब की शुरुआत को 1 साल से ज्यादा हो गया है। एक दिन फेसबुक से ही उसे जानकारी मिली कि अन्वी का कविता संग्रह फुनगियों को छूकर लौटा बसंत प्रकाशित होने वाला है। विश्व पुस्तक मेले प्रगति मैदान में उसका विमोचन होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्वी दिल्ली शहर में आएगी, उसके शहर में। विमोचन की सूचना तो यही बता रही थी। उसे खुशी हुई। पता नहीं अन्वी के कविता संग्रह के प्रकाशित होने की या अन्वी के दिल्ली आने की। जाहिर है दिल्ली आई तो तब तो मुलाकात जरूर होगी। किताबों से उसे प्रेम है। वह जरूर पुस्तक मेले में जाएगा, कोशिश करेगा कि विमोचन से पहले ही उसका संग्रह खरीद ले और जब अन्वी से मिले
तो कविताओं के बारे में बात कर सके। उसने यही किया। वह पूरी तरह तैयार होकर प्रगति मैदान पहुंच गया। अन्वी की किताब के विमोचन से पहले उसने जाकर फुनगियों को छूकर लौटा बसंत खरीद ली। पूरी रात बैठकर वह कविताएं पढ़ता और सोचता रहा। कविताएं उसे सचमुच बहुत अच्छी लगी थी। विमोचन में भी वह अन्वी की सारी कविताएं पढ़कर गया। उसने सोचा था कि अगर उसे कुछ बोलने का मौका मिले तो वह अच्छा बोल पाए। लेकिन विमोचन में उसने पहली बार अन्वी को देखा। वह बहुत सुंदर थी। वह अकेली नहीं थी, उसके साथ और भी कई लोग थे। अन्वी ने उसे पहचान लिया था और उसने भी अन्वी को पहचान लिया था। लेकिन लेकिन वह और लोगों के साथ थी। आंखों ने ही एक दूसरे को विश किया। मुश्किल से उसे 2 मिनट का समय मिला था अन्वी से बात करने का। उसने उसे देखकर कहा, यार इतना सुंदर भी कोई होता है क्या? वह हंस दी। उसने कहा, आप सिर्फ बाहरी सुंदरता देख रहे हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आप कविताएं पढ़िए, फिर फोन पर बात होगी। कागज की एक चीट पर उसने अपना नंबर दिया था। उसने मेरा नंबर नहीं मांगा था। वह जानती थी कि मैं उसे फोन अवश्य करूंगा। इससे मेरा नंबर भी उसके पास पहुंच जाएगा। अन्वी चली गई थी। वह हतप्रभ सा खड़ा देखता रह गया था। कई दिन उसने अन्वी को फोन नहीं किया। वह उसके कविता संग्रह को कई बार पढ़ चुका था। उसने अब तक का सारा ज्ञान उसकी समीक्षा में डाल दिया। अनेक विदेशी कवियों के उद्धरण उसने समीक्षा में इस्तेमाल किए। समीक्षा उन्हीं के साहित्यिक पेज पर छपकर आ गई। अब उसके पास फोन करने का उचित अवसर था। उसने फोन मिलाया। पहले ही बेल पर फोन उठ गया। हेलो, आप अन्वी बोल रही हैं? जी आकाश, अन्वी ही बोल रही हूँ। लेकिन आपने इतने दिन फोन क्यों नहीं किया? मैं आपकी कविताएं पढ़ता और समझता रहा। यह तो अच्छी बात है। मुझसे बात करने से भी ज्यादा जरूरी है मेरी कविताएं पढ़ना और समझना। यह कहकर वह हंसने लगी। आपकी किताब पर मैंने समीक्षा लिखी है। हमारे यहाँ साहित्यिक पेज पर छपी है। मैं अभी आपको उसकी फोटो व्हाट्सएप करता हूँ। अरे वाह, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपने लिखी है तो अच्छी ही लिखी होगी। शुक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। बस एक कप कॉफी पिला दीजिए। जरूर, आपकी एक कॉफी मेरी तरफ ड्यू हो गई। आप जब चाहें पी सकते हैं। इस तरह अन्वी से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। कभी वह उसकी कहानी छपवाने में सहायता करती और कभी वह खुद उसकी कविताएं यहाँ वहां प्रकाशित करवाता। हर बार कभी अन्वी की तरफ कॉफी ड्यू हो जाती और कभी खुद उसकी तरफ। कॉफी का हिसाब रखने की जिम्मेदारी उसने अन्वी पर डाल दी थी। इस तरह कॉफी के सहारे दोनों के बीच बातचीत होती रही, आगे बढ़ती रही। वह अक्सर सोचता कि अन्वी बहुत खूबसूरत है। उसके हाथ, उसकी पतली पतली उंगलियां, उसका हर समय मुस्कुराता चेहरा, कंधों पर झूलते बाल और कुछ कुछ शरारती सी आंखें। उसने कहीं पढ़ा था, किशमिश का कोई दाना ऐसा नहीं होता जिसकी पीठ पर तिनका न हो। तो क्या वह भी किसी से? बातचीत में उसने यह भी पाया कि अन्वी ज़हनी तौर पर भी बेपनाह खूबसूरत है। उसकी उम्र मुश्किल से 25-26 साल होगी, लेकिन कविताओं में उसकी परिपक्वता देखते ही बनती है। उसकी बातों में कहीं कोई उछला या तर्कहीनता नहीं है। अन्वी अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की। लेकिन एक और बात वह बराबर नोट कर रहा था कि अन्वी और उसके बीच कहीं कुछ है जो दोनों को एक दूसरे से खुलने से रोक रहा है।
ऐसा लगता था मानो सब कुछ कहीं ठहरा हुआ हो। बसंत फुनगियों को छूकर लौट रहा हो। समय इसी तरह गुजरता रहा। किसी भी रिश्ते के बारे में कहा जाता है कि या तो वह आगे बढ़ रहा होता है या वापस लौट रहा होता है, लेकिन अन्वी से उसका रिश्ता एक ही मोड़ पर ठहरा हुआ था। यह भी सच है कि रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोई पहल न उसने की थी और न अन्वी ने। अखबार की नौकरी में आपका व्यस्त होना या फ्री होना आपके हाथ में नहीं होता। उसे अखबार में कुछ और नई जिम्मेदारियां दे दी गई। वह पहले से ज्यादा बिजी हो गया। एक दिन उसने पाया कि अन्वी से कई दिनों से बात नहीं हुई है। न उसने फोन किया और न अन्वी का कोई फोन आया। कहीं कुछ नया हुआ भी नहीं था जो अन्वी को फोन करके बताया जाए। अगर आगरा में कुछ नया होता तो अन्वी जरूर उसे फोन करती। यह भी उसने नोट किया कि अब अन्वी का फोन तब नहीं आता जब उसकी इच्छा होती है। पहले तो जब उसके मन में अन्वी से बात करने की इच्छा जागृत होती थी, अन्वी का फोन आ जाता था। लेकिन अब कहीं अन्वी बीमार तो नहीं हो गई या कोई और बात हो गई हो। उसने अन्वी को फोन करने के लिए मोबाइल उठाया, लेकिन फिर उसके जहन में परवीन शाकिर की लाइनें तैरने लगी। मैं क्यों उसको फोन करूं? वह कुछ और सोचता। तभी मोबाइल स्क्रीन पर वन की देवी नाम फ्लैश होने लगा। उसने फुर्ती से फोन उठाया। अरे, कहाँ गायब हो गई थी आप? कितने दिनों से आपने फोन नहीं किया? मैं प्रेम कर रही थी। मतलब? मतलब ये कि मुझे किसी से प्रेम हो गया है। एक सेकंड के लिए उसका दिल तेजी से धड़का, लेकिन फिर वह सामान्य हो गया। किससे प्रेम हो गया? है एक लड़का, हरी आंखों वाला। मैं तो उसे देखते ही उस पर फिदा हो गई। मुझे लगा कि यह बसंत फुनगियों को छूकर ही नहीं लौट जाएगा, रुकेगा मेरे पास। यह तो अच्छी बात है। हमने अपने अपने घर वालों से एक दूसरे को मिलवाया और हमारी शादी तय हो गई। सच कहूं आकाश, बहुत प्यारा इंसान है वह हरी आंखों वाला लड़का। यहीं आगरा में रहता है। बहुत सारी बधाई वन की देवी। थैंक यू वेरी मच आकाश। यू नो, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तब कॉफी पिलानी पड़ेगी। इतनी जल्दी भूल गई? सचमुच इस प्रेम ने सब कुछ भुला दिया। तब तो आप कॉफी का हिसाब किताब भी भूल गई होंगी। नहीं, कुछ दिन पहले मैंने देखा था, हिसाब बिल्कुल बराबर था। पता नहीं क्यों उसका मन खराब सा हुआ। उसने संयम से काम लिया। चलिए, कोई बात नहीं। विवाह की आपको बहुत शुभकामनाएं। लेकिन विवाह के बाद मेरी एक बात मान लेना। कौन सी बात? हरी आंखों वाले लड़के के साथ ताज देखने जरूर जाना। ओह श्योर, पक्का।